जी जब क्लाइंट्स आते हैं तो उपायों पे भी तो बहुत सी बातें पूछते हैं, तो हमको भी दिमाग चलाना पड़ता है कि क्या नया उपाय किया जा सके। बिल्कुल जैसे सर। कि एक क्लाइंट के लिए मेरे को परसों एक दिमाग में उपाय आया कि वो वहां से मूव हो सकता है, ऐसी स्थिति आ रही है। जी मेरे दिमाग में है कि उसको मैं एक गमले में कोई पेड़ लगाने का उपाय बता दूं कि कोई फूल का पेड़ या कुछ भी, और उसकी सेवा शुरू कर दे। अब वो गमला के जो उस गमले के फूल को पेड़ को जो पानी दे रहे हो, वो एक जी निमित्त बन सकता है तुम्हारा वहां रुक जाने का। बिल्कुल क्योंकि वो पानी चाहेगा ना, वो भी तो एक प्राण है, एक्चुअली पेड़ भी तो प्राण है। बिल्कुल सर। प्रोफेसर आचार्य जगदीश चंद्र बसु ने ये साबित कर दिया कि पेड़ों में प्राण है, स्पंदन है, वो सांस लेते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल सर। तो वो भी एक तरह की सेवा है। जी और इसी तरह ये जैसे एडसेंस में अगर डेली 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए भी अगर रोज ऐड होते हैं एडसेंस में, तो ये एक तरह का ये भी है कि आपकी कुंडली में या आपके होरोस्कोप में रोज कुछ आ रहा है। ये बिल्कुल। जो ये जो अर्निंग का पाइपलाइन जो स्टार्ट हो गया आपका, ये बहुत ही एक कारगर उपाय की तरह मुझे लगा जी कि ये भी एक उपाय है। क्योंकि जो स्टक हुआ पड़ा होता है आदमी का, अर्निंग नहीं है। जी ये स्टक पोजीशन होती है कि अर्निंग ही नहीं है। जी सर। तो वहां अगर एक पाइपलाइन शुरू हो जाती है जहां की 10 रुपए भी रोज अगर आते हैं, तो इसका मतलब है आपकी कुंडली में वो ग्रह, वो स्थितियां खेल रही हैं जहां रोज कुछ ना कुछ आपको घुस रहा है। वहां 10 रुपए की जगह किसी दिन 10,000 भी रोज घुसना शुरू कर दे। बिल्कुल बिल्कुल सर। रास्ता तो बन गया ना। मतलब आप क्या उसने 10th हाउस के लॉर्ड ने असर करना शुरू कर दिया है धीरे धीरे, जैसे स्ट्रेंथ में आएगा हाँ आपको मतलब फुल फुल पेस में आएगा तो वो अर्निंग भी पूरी देगा वो सर। हाँ इसमें सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो लोगों के दिमाग में होता है कि हमने रेमेडी बहुत करी हम्म, और रेमेडीज हमें असर नहीं दिखा रही हैं, तो हम्म। उसके पीछे क्या लॉजिक होता है कि रेमेडीज कब असर दिखाएंगी और कब असर नहीं दिखाएंगी सर? ये है काफी लॉजिकल और बहुत ही कॉमन प्रश्न भी है जो जी पूछा। सर। एकदम लॉजिकल भी है। यहाँ मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक एस्ट्रोलॉजर को, एक ज्योतिष को देखना होता है, एक ज्योतिष को डिसीजन लेना होता है कि इसकी कुंडली में उपाय काम करेंगे या नहीं करेंगे। हर कुंडली में उपाय काम नहीं करता। राइट सर। जैसे एक डेड बॉडी, जी उसको आप ऑक्सीजन लगाएंगे तो वो थोड़ी जी के खड़ा होगा। बिल्कुल सर। एक सांस अभी भी अटकी हुई, आखिरी टाइम पे भी उसको मिल गया तो हो सकता है वो जी जी उठे। ठीक है ना। तो उपायों का जो मेन फंडा है, जैसे कि उपाय ज्योतिष बताते हैं, वो पहले देखना जरूरी होता है कि उपाय इस करने से इसको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उपाय करने से इस जातक को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कुंडली इंडिकेट करती है। ये एस्ट्रोलॉजर्स को समझना होता है। जी सर। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक क्लाइंट मेरे से कनेक्ट हुआ आज से 4-5 साल पहले। वो म्यूजिक डायरेक्टर है। जी सर। शुक्र की महादशा उसकी थोड़ी सी ही बाकी थी, यानी कि साल 1.5 साल की बाकी थी। जी सर। और वो सिखाता भी है म्यूजिक। लेकिन वो कह रहा है कि जो सीख के जाते हैं वो सक्सेस हो रहे हैं, मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा, ज्यादा मेरे को फायदा नहीं मिल रहा। तो वहां मैं देख रहा हूं कि बड़े आराम से, चूंकि एज पर केपी 5th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड का कोई ना कोई योगा योग एकादश से होना जरूरी है संगीत की लाइन में सफल होने के लिए। कि पंचम भाव से संगीत वादन, इस तरह के जो भी साज होते हैं, जी सर। पंचम से देखते हैं। म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, एवरी टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट जो है पंचम भाव से देखते हैं। राइट तो सर। 5th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड वीनस था उसका, और ओके सर। 11 को सिग्निफाई भी कर रहा था। इस वक्त मुझे कुंडली टोटल याद नहीं है। जी कुंभ लगन की कुंडली थी। ओके सर। कुंभ लगन की कुंडली थी, अभी याद आया मेरे को। कुंभ लगन की कुंडली थी। और फिफ्थ शुक्र में कर। चतुर्थेश, हाँ शुक्र चतुर्थेश था। पंचमेश जो है बुध बनता है इसमें। और पंचम भाव का कस्पल सब लॉर्ड जो है उसका एकादश को सिग्निफाई ओके सर। कर रहा था। हो सकता है बृहस्पति के नक्षत्र में हो या किसी भी कारण से, कि जी एकादशेश बृहस्पति है यहाँ, जी सेकंड लॉर्ड बृहस्पति है। तो लेकिन कमी क्या थी जानते हैं? शुक्र जो बहुत वीक कंडीशन में था। ओके सर। यानी आपने दिल्ली जाना है,
जी या दिल्ली से कलकत्ता आना है, आप साइकिल पे बैठ के आना शुरू करेंगे तो फिर तो हो गया आपका काम। बिल्कुल। आप ट्रेन पकड़ेंगे तो जल्दी आएंगे, उससे जल्दी अगर आप एरोप्लेन को इस्तेमाल करेंगे तो। राइट सर। तो वहां शुक्र का कॉम्बिनेशन वहां 11 को सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन उसको शुक्र की ही महादशा चल रही है, लेकिन वो उसका शुक्र का चूंकि संगीत से भी संबंध है। जी अंडरस्टूड है ये? जी तो वहां पर शुक्र को वहां मैंने इंजेक्ट कर दिया, समझ लो। जी। उसको शुक्र का रत्न पहना दिया मैंने। ओके सर। और मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा अपना अनुभव है कि वो रत्न पहनाने के बाद 1.5 से 2 महीने के अंदर उसको एक मेगा धारावाहिक में म्यूजिक डायरेक्टर का काम मिला। ओके, ग्रेट सर। जी ठीक है ना? अब वहां पर प्रश्न ये है कि अगर पंचम से एकादश का कोई संपर्क उसका अगर नहीं बन रहा होता जी तो वहां शुक्र का उपाय उसको सफलता नहीं देता। बिल्कुल। जी सर। कॉम्बिनेशन को, पाइपलाइन को, कनेक्टिविटी को समझना बड़ा जरूरी है। जी धन किसी भी जातक की जिंदगी में धन के उपाय कोई जातक करेगा तो धन उसको तभी आएगा जब उसकी कुंडली धन की आवक को इंडिकेट कर रही है। जी सर, अगर बिल्कुल बिल्कुल। कुंडली धन के आवक को इंडिकेट नहीं कर रही है तो वो धन नहीं आएगा उसको, भले वो महालक्ष्मी जी के सीधे पैर दबा दे जाके। जी, मतलब वो सेम थ्योरी होगा, अगर इंटरनेट की आपकी लाइन नहीं बिछी हुई है तो ब्रॉडबैंड नहीं मिलेगा। हाँ, कहाँ से मिलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ये मुख्य चीज है जिसपे उपाय करते वक्त या किसी भी तरह का उपाय बताते वक्त एक ज्योतिष को ये डिसीजन लेना होता है। विवाह के उपाय करवाए जाते हैं। जी सर। विवाह नहीं हो रहा, इस तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा आती जी हैं। अब ज्योतिष महाराज ने दे दिया उपाय विवाह का। जी बृहस्पतिवार को हल्दी डालकर स्नान कीजिए, केले की वृक्ष की पूजा कीजिए, ठीक है, केले के पेड़ की पूजा कीजिए, बृहस्पतिवार का व्रत रखिए, पीली साड़ी पहनिए। ज्योतिष ने सारे उपाय बता दिए, लेकिन विवाह हुआ नहीं। क्यों जी नहीं सर। हुआ? क्योंकि वो अंतरदशा दशा अंतरदशा चल ही नहीं रही है उस वक्त। तो वहां फिर उपाय क्या काम करेंगे? जी उपाय किसी भी सर्टेन थिंग, किसी भी सर्टेन इश्यू को प्राप्त करने के लिए जो भी उपाय किया जा रहा है उस इश्यू से रिलेटेड दशा अंतरदशा की कनेक्टिविटी बननी बड़ी जरूरी है ना। बिल्कुल सर। अगर कनेक्टिविटी नहीं बन रही है तो कैसे मैरिज हो जाएगी? आप मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति का विवाह हो चुका है, जी उसको फिर विवाह के उपाय करवा दोगे तो फिर विवाह हो जाएगा उसका? नहीं बिल्कुल सर। और ऐसा भी है कि किसी किसी की कुंडली में विवाह का योग है ही नहीं, जी फिर वहां उपाय काम नहीं कर सकते। उपाय वहां काम करते हैं, विवाह का कारक जैसे बृहस्पति होता है, शुक्र होता है। जी उपाय वहां काम करते हैं कि बृहस्पति वीक है, शुक्र वीक है, जी कनेक्टिविटी बनी हुई है, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रही है। जैसे बल्ब की रोशनी कम है, सही जी से दिखाई नहीं दे रहा, आपने 5 वाट के बल्ब को हटा के 30 वाट का बल्ब लगा दिया, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये डिफरेंस से आपका काम बन जाता है। जी विवाह का उपाय करने के पहले आपको ये देखना जरूरी है ना कि उसकी दशा अंतरदशा चल रही है कि नहीं। बिल्कुल सर। दशा अंतरदशा अगर नहीं चल रही है तो विवाह का उपाय काम नहीं करेगा। जी धन के लिए, विवाह के लिए, नौकरी के लिए जो भी उपाय दिए जाते हैं वो अगर कुंडली में योग नहीं बन रहे हैं तो वो उन उपायों से काम नहीं बनेगा। जी सर। ये जो है एक एस्ट्रोलॉजर्स को खुल के जातक को बोल देना चाहिए कि भाई तेरा ये योग नहीं है, इस पे कोई उपाय मत कर। जी लेकिन अब समस्या क्या है, वो बाजारवाद पनपा हुआ है, तो चलो ठीक जी है। बिल्कुल सर। हाँ, क्लाइंट आ गए, महाराज ने भी उपाय बता दिए कि लाओ 41,000 रुपए लाओ, 31,000 रुपए लाओ, 1 लाख रुपया
जी कर देंगे उपाय, हो जाएगा आपका। नहीं हो जी। इसमें एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आया मेरे माइंड में सर। हाँ हाँ पूछिए। इसमें जो जैसे आपका जो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से उपाय होते हैं फिक्स्ड हैं, और वैदिक और केपी में क्या उपाय में कुछ डिफरेंस होता है सर? नहीं, उपायों में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके सर। नहीं जैसे मतलब जैसे आपका वैदिक में क्या है, वैदिक में आपका हाउस लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड मेन दो चीज। केपी में बहुत सारी मतलब केपी कोई प्रैक्टिस करता है तो दैट पर्सन गोज इनटू डीपर, जैसे आपका सब लॉर्ड डिसाइड करेगा, वो बहुत सारे आपके 4-5 चीजों को आपका कनेक्ट करके देखेगा, ठीक है। वैदिक में जो फॉर्मूला है वो फिक्स्ड है, तो उसके हिसाब से जैसे आप वैदिक में क्या कहेगा, सप्तम का लॉर्ड देख लो, सप्तम की दशा देख लो, ठीक है सर। उसके साथ दशा और लॉर्ड के साथ कनेक्टिविटी बन रही नहीं बन रही है, पावर में है नहीं है, तो क्या मतलब इसमें जो उपाय हैं, आप जो मतलब मैं आपके पर्सनल जो प्रैक्टिस करते हैं, आप पहले वैदिक से देखते हैं, केपी से देखते हैं, और बाद में प्रेफरेंस किसे देखते हैं? एक सेकंड, मैं समझ गया आपका प्रश्न। जी। मैं समझता हूं कि इस मार्केटिंग के दौर में वैदिक और केपी का जो लड़ाई चल रहा है, आपस में जो कंट्राडिक्शन है, जी ये कंट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। जी सर। आज की इस वर्तमान युग में, इस वक्त का जो समय है, मैं ये भी समझता हूं कि केपी की अगर जानकारी नहीं है तो कुछ अधूरापन आपके अंदर रह जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। भले आप कितना भी कुछ भी बोल लें, जी मैं इसको टकराव के तौर पे नहीं देखता, लेकिन केपी का इस्तेमाल करके आप ये देख सकते हैं कि कनेक्टिविटी का क्या योग है। कनेक्टिविटी बड़ी जरूरी है। एक्चुअली इस आपके से याद आया मुझे केपी के उस पे जो आप कंट्रोवर्सी बता रहे हो, मैंने बताया था आपको केपी के 6 रीडर मैंने ले लिए थे, तो उनमें कृष्णमूर्ति जी का मैं ना वो पढ़ रहा था उसमें, मतलब कृष्णमूर्ति जी ने उसमें जो अपना लिखा है ना, मतलब ही वाज सो मच कॉन्फिडेंट अपनी प्रिडिक्शन को लेके कि नहीं ये चीज है, और ये चीज आपका मतलब सेकंड इन मिनट्स प्रिडिक्ट हो सकती है, जहां पे वैदिक फेल हो जाता है कि नहीं पता ही नहीं चलता क्या इवेंट है, क्या टाइमिंग रहेंगे, आज होगा कल होगा। उन्होंने मतलब अपनी उस बुक में शायद आई थिंक वो 3rd रीडर थी या कौन सी मैरिज वाला पार्ट था, तो उसमें मतलब उनकी उसको देख के ना जो उनके स्टेटमेंट्स थे कि ये चीज ना विद इन अ सेकंड आपकी प्रिडिक्ट हो सकती है, हाँ इतने टाइम में और इतने सेकंड पे ये चीज होगी, वहां पे आके वैदिक फेल हो जाती है, जहाँ पे केपी मतलब ऐसा होता है ना, जहाँ पे वैदिक फेल हो गई वहां से केपी स्टार्ट हुआ। हाँ, एक सीमा के बाद जी। लेकिन अब यहाँ क्या है, ये कंट्रोवर्सी नहीं आनी चाहिए कि कृष्णमूर्ति पद्धति में जहां सिग्निफिकेटर देख रहे हैं हम लोग कि कोई भी प्लैनेट किन किन भावों का सिग्निफिकेटर है, किन किन भावों का निर्देशक बन रहा है, उन भावों का फल देगा। वो कितना फल देगा, वो जी कितना फल दे सकता है या फल देने में नाकामयाब है सिग्निफिकेटर बना होने के बावजूद, जी वो आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्लेटफॉर्म से पता चलेगा, क्योंकि प्लैनेट्स के जो बल हैं, जी उसके जो बिल्कुल। बेसिक्स नेचर हैं, वो आपको वैदिक से समझने हैं। जी सर। अब मैं ये जो अभी प्रश्न आपने किया ना, उस पे एक मैं उदाहरण बताता हूँ। जी कल सर। कल एक क्लाइंट मेरे को कनेक्ट किया, यूएसए में रहता है, दिल्ली आ रहा है, दिल्ली का है वो। जी सर। तो उसकी शुक्र की महादशा चल रही है, 2 साल हो गए। तुला लगन की कुंडली है उनकी, लग्नेश की महादशा है। जी एंड यू नो जनरली कि वैदिक में कहा जाता है लग्नेश पंचमे नमेश इज ए वेरी गुड। जी बिल्कुल। तो साहब मेरे से कनेक्टेड हुए, तो मैंने उनको कहा कि दशा तो अच्छी नहीं जा रही आपकी। जी तो बोल रहे हैं कि हाँ 2 साल 2.5 साल से तो स्थिति ऐसी है, मेरे को तो सबने कहा था कि ये दशा बड़ी अच्छी जाएगी, लग्नेश की दशा, शुक्र की महादशा, लग्नेश शुभ होता है, जी लेकिन ये दशा शुरू हुई है तब से मेरा गड़बड़ हो गया। घंटादार हुआ पड़ा। मैंने कहा जाके पकड़िए उनको जिन्होंने कहा जी ये बड़ी अच्छी जाएगी। मैंने कहा यही गड़बड़ है, और यही वो जगह है जहां मैं समझता हूँ कृष्णमूर्ति पद्धति का इस्तेमाल बड़ा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर वहां बिल्कुल। कनेक्टिविटी क्या बन रही है उसकी। तुला लग्न है, बृहस्पति के नक्षत्र में है शुक्र, बृहस्पति षष्ठेश है और तृतीयेश है, तो पहला तो 6th हाउस से कनेक्शन बन गया उसका, जी 3rd हाउस से कनेक्शन बन गया।
जी और बिल्कुल। बृहस्पति खुद 4th हाउस में प्लेस्ड है। और एक बात और है, अब जहां कंट्रोवर्सी एक दूसरी खड़ी हो रही है, कृष्णमूर्ति पद्धति नहीं मानती है, वो ये है कि शुक्र वक्री है जन्मकालिक। जी केपी कहती है कि लगन चार्ट में रेट्रो का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तो प्रैक्टिकली हजारों कुंडलियों में देख चुका हूं। जी प्लेनेट रेट्रोग्रेड है तो फिर आधी भैंस गई पानी में, अगर उसकी कनेक्टिविटी भी अच्छी नहीं है तो। जी। इसमें रेट्रो में सर मैंने मतलब कई सारे उनको मतलब बड़े बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर्स की राइटिंग्स मैंने देखी हैं। एंड अभी रिसेंटली मैं एक रेट्रो पे एक बुक भी पढ़ रहा था, उसमें था कि अगर कोई प्लेनेट आपका रेट्रो हो गया है, सो इट बिकम्स लाइक जो आपका एक्सोल्टेड प्लेनेट है, मतलब उच्च के प्लेनेट की तरह आपका बिहेव करेगा। ये बेवकूफाना एक्सप्लेनेशन है। और ये ना ये मुझे कई जगह मिला है कि रेट्रो को जो है मतलब लोगों को इतना इजीली इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं, ये बड़ी गर्व झाड़ने वाली बात हो जाएगी, लेकिन रेट्रो प्लैनेट पे मैं जो बोल रहा हूं जी सर। वो मेरा अपना अनुभव, संचित अनुभव भी है, और मेरे अलावा कोई बोल भी नहीं रहा है ये बात। जी सर। रेट्रो प्लैनेट पे जो एक्सप्लेनेशंस मैंने दी हैं जी अपने आर्टिकल्स में, वीडियोस में, कि रेट्रो प्लैनेट 3 टाइम रिएक्ट करता है, जी मार्गी है, स्टॉप हुआ फिर वक्री हुआ, वक्री है फिर स्टॉप हुआ फिर मार्गी हुआ। जी सर। तो वक्री प्लैनेट की दशा अंतरदशा में कोई भी काम आपका वन गो में नहीं होगा। ये तो एकदम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन आप समझ के रखिए। ओके सर। किस चीज का एग्जॉल्टेड है? वन गो में रेट्रो प्लैनेट कोई काम नहीं होने देगा, आपको 3 बार चेष्टा करनी होगी। ओके सर। उसी उसी थ्योरी पर आपका रेट्रो, आपका स्टैटिक, और उसके बाद फिर अपना मोशन वाला जो है उसके हिसाब से। हाँ, ओके रेट्रो सर। रेट्रो स्टॉप, डायरेक्ट डायरेक्ट स्टॉप रेट्रो, ये जी 3 टाइम जो रिएक्ट हो रहा है, ये जी बड़ा मजेदार चीज है जिसको समझने में नाकाम हो रहे लोग। ये बड़ी, मैं समझता हूं, अपने अनुभव से समझता हूं भाई। मैंने 19 साल रेट्रो शनि की महादशा भोगी है, आई नो द इफेक्ट ऑफ। तो बिल्कुल सर, शनि शनि और राहु तो जो है मतलब जिंदगी को सिखा देते हैं सर। जो व्यक्ति 19 साल शनि की महादशा भोग चुका हो, जी उसको बिल्कुल जो बिल्कुल। अनुभव हो चुका होता है, जिसने शनि की महादशा नहीं भोगी है उसको वो अनुभव नहीं। और स्पेशली वो बंदा एस्ट्रोलॉजर हो तो फिर तो कहने ही क्या ऊपर से सर। वो रेट्रो शनि, वो मेरा जी 10th हाउस में बैठा हुआ। जी ये रेट्रो प्लैनेट एक्सॉल्टेड फल देगा, ये एक बेवकूफाना एक्सप्लेनेशन है, और मैं समझता हूं ये पास करके निकल जाने वाली स्थिति के एक्सॉल्टेड होगा। नहीं उसमें। या तो डेबिलेटेड है, जी डेबिलेटेड प्लैनेट रेट्रो होगा तो वो एक्सॉल्टेड फल देगा। और एक्सॉल्टेड है तो डेबिलेटेड का फल देगा। तो यहाँ होता क्या है, मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, जी प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। एक्सॉल्टेड प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गया तो बुरा फल तो वो दे रहा है, जी जो कि प्रैक्टिकली हुआ है, होता रहता है। जी ज्योतिष सर सर। मैं जी सर। ये रिपीट बताता हूँ आपको। जी सर। मान लीजिए कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड है जी सर। और वो रेट्रोग्रेड है, जी तो उस प्लैनेट ने बैड इफेक्ट कर दिया, जातक की जिंदगी में सफलता नहीं मिली, उसको प्रॉब्लम हुई। तो बड़े मंद मंद मुस्कुराते हुए हमने कह दिया कि देखा, हमने कहा था एक्सॉल्टेड प्लैनेट तो डेबिलेटेड का फल देता है, रेट्रो अगर हो तो जी इसको अच्छा फल नहीं मिला। लेकिन कोई प्लैनेट जब डेबिलेटेड है और रेट्रो हो गया है, वहां ये फार्मूला काम करता नहीं है। वहां जी फिर कह देते हैं ओहो ये तो नीच का भी है और ऊपर से रेट्रोग्रेड भी हो गया है, इसलिए इसमें तो फल अच्छा नहीं ही मिलेगा आपको। ये दोनों तरह की बातें। जी जहां ये साबित होता है कि रेट्रो प्लैनेट एक्सॉल्टेड है तो वो डेबिलेटेड का फल नहीं दे रहा है, एक्चुअली वो रेट्रोग्रेड है, इसलिए उसका फल खराब आ रहा है, और हम ये बात साबित कर देते हैं कि हाँ वो नीच का फल दे रहा है इसलिए खराब फल दे रहा है। बात को समझिएगा, जी जी सर। बात को समझिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूं दोनों को जी तोड़ के अलग अलग तरीके से। कि बुरा फल दे रहा है, हमने कहा था कि वो नीच का फल देगा तो हमने अपने को जस्टिफाई कर दिया वहां राइट जबरदस्ती। जी जबकि एकदम सीधी सी बात है कि प्लैनेट रेट्रोग्रेड अगर होगा तो वो दुखदाई होगा। जी
किसी व्यक्ति की कुंडली में 4-5 प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड है तो वो आदमी आपको सफल नहीं मिलेगा जल्दी अपनी जिंदगी। जी। हाँ, वो आदमी भी सफल आपको मिल सकता है। वो 4-5 जो रेट्रो प्लैनेट हैं उन सबसे बचता बचाता उसको बीच की एक ऐसी महादशा मिल गई जो अच्छी वेल कनेक्टेड है और वो समय वो उस वक्त को काट रहा है। जी। नहीं, मैं ऐसे ऐसे बंदे को पर्सनली जानता हूँ। एक मेरे कुलीग हैं और 3 प्लेनेट रेट्रो हैं उनकी कुंडली में, एंड शादी के लिए मारे मारे हैं। कई बार पूछ चुके हैं टाइम बता दो देख के, टाइम बता दो देख के। तो और मतलब कुंडली भी ऐसी है कि मतलब जो मैंने उसमें देखा था वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लव मैरिज होने के चांसेस हैं, और वो मना करते हैं कि यार दूर दूर तक ऐसा नहीं है। उनका ये टाइम आने दो, मेरे हिसाब से तो जो है शुरू हो जाएगा आपका कुछ ना कुछ चक्कर। तो मैं देख चुका हूँ मतलब, और आपका प्रोफेशनली भी इतना स्ट्रोंग नहीं है, ठीक है, मतलब चल रही है जिंदगी, वो वाला हिसाब किताब है सर। तो ये तो आप सही कह रहे हैं कि रेट्रो की वजह से तो दिक्कत तो होती है। एक तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट की अगर दशा चल रही है या ज्यादा प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर करता है। स्टेबल बिहेवियर नहीं होता है इसका। जी। तो जा रहा होता है दक्षिण, अचानक उत्तर की तरफ चला जाएगा। मरकरी भी रेट्रो है उसका तो। और क्या बोलते हैं, प्रोफेशन भी आपका वो है वकालत वाला। वकालत में मरकरी रेट्रो हो जाए तो कहानी खत्म। मरकरी रेट्रो है तो वो अपनी बात ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। बिल्कुल 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 वही कहानी है सर। मतलब जो जितना बोल दिया उतना कर दिया, उसके आगे का मुझे नहीं पता। हाँ, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता होगा ठीक से। जी। मरकरी जो हाजिर जवाबी का मुख्य प्लैनेट है, तो वहां वो हाजिर जवाबी में सफलता उसको नहीं मिलती। इसमें एक थ्योरी और बताता हूँ सर, इसमें रेट्रो में जो मैंने सुनी है और देखी है। एक थ्योरी है कि अगर प्लेनेट आपका रेट्रो हो जाए, सो बेसिकली सारे के सारे जो प्लेनेट है सन के मोशन में काम करते हैं, मतलब सन के अराउंड जो आपका मोशन है। रेट्रो हो गया तो इसका मतलब जो है वो सन के मोशन के हिसाब से काम नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे। एक थ्योरी है अपनी मर्जी से काम करेंगे। जैसे सैटर्न है, सैटर्न को रेट्रो हो जाए तो लोग कहते हैं जैसे सैटर्न और सन में आपकी आपस में एनिमिटी है, तो अगर वो सन आपका सैटर्न रेट्रो हो गया है तो वो आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा और बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि उसने अपना सन के अगेंस्ट जो है अपने वॉर उसने स्टार्ट कर दिया है, और सन के रूल्स रेगुलेशंस को उसने फॉलो नहीं करना है बीइंग रेट्रो। तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि उसने अच्छा रिजल्ट क्या देगा। मैं यहाँ पर अच्छा रिजल्ट से सहमत नहीं हूँ जी। एक आदमी, एक व्यक्ति अगर वार अगेंस्ट कंट्री कर देता है जी, तो वह कहां से अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसको। आखिर में तो वो लटक जाएगा अफजल गुरु की तरह। बिल्कुल सर, बात को समझिएगा जी। वार अगेंस्ट कंट्री, वार अगेंस्ट सन का मतलब क्या है जी। वार अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, राइट सर। वार अगेंस्ट जो व्यवस्थित शासन व्यवस्था है उसके विरुद्ध वो जा रहा है। जब वो उसके विरुद्ध जाएगा तो उसको क्या अच्छा फल मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो उस वक्त 5-10 साल हाइड आउट में रह जाए, 5-10 साल राज कर ले, गुंडाई कर ले, विरोध करके, लड़ाई मार झाप करके, या कुंडली की दूसरी स्थितियों की वजह से, कुंडली की दूसरे ग्रहों की स्थितियों की वजह से अच्छा विरोधी नेता बन जाएगा। ये एक पॉइंट है सफल होने का उसका। ओके, अच्छा क्रिटिक हो सकता है बस। हाँ, अच्छा क्रिटिक हो सकता है, अच्छा विरोधी नेता हो सकता है वो। हाँ, अच्छा विरोधी नेता के तौर पे वो सफल हो जाए शायद जी। जैसे कि हमारे केजरीवाल जी हुए हैं जी जी। क्रिटिक्स हुए, अच्छा विरोध किया उन्होंने, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए हो गई उनकी छुट्टी जी। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रहे ठीक से। तो ये जो है, ये इस तरह का इफेक्ट इसको आप समझिए। बिल्कुल सर, क्रिटिक्स होगा, विरोधी अच्छा होगा। अब जरूरी नहीं है कि जो विरोधी है वो फांसी ही हो जाए उसको जी, लेकिन फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं चला पाएगा। जी सर। दे आर ओनली मास्टर ऑन इन क्वेश्चन एंड क्वेश्चन। उनके पास अपना कोई आंसर नहीं है। देखें वो केवल जो है अपना बहस कर सकते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, ऐसा क्यों। सबसे पहली चीज तो मैं एक
बात आपको बताऊं, जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है तो किसी भी प्लैनेट का जो कारकत्व होता है ना, जी उन सर। कारकत्वों में कमी करता है, उन कारकत्वों को बिगाड़ देता है वो। ओके सर। तो जेमिनी कारकत्व वाले? नहीं, जेमिनी कारकत्व नहीं। नॉर्मली प्लैनेट जिन चीजों का कारक होता है, जैसे सैटर्न रेट्रो है तो कर्म का कारक है। ओके सर। ओके ओके सैटर्न मुख्यतः कर्म का कारक है, ओके सर। उसको बिगाड़ देगा। हाँ, भाव भाव कारक जो है, हाँ, भाव कारक। ओके सर। ओके। सैटर्न कर्म का कारक है, उसको बिगाड़ देगा। जी सैटर्न रोग का कारक है, रोग बिगाड़ देगा। जी सर। बात समझ रहे हो? तो इसमें इसमें आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है सर? कि अगर उसमें बात करें, अगर प्लेनेट वाइज रेट्रो का इफेक्ट करें कि मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम मून टू आपका राहु केतु, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इन सारे प्लेनेट्स पे कि रेट्रो होने से? मून तो रेट्रो नहीं होगा। सॉरी, सन रेट्रो नहीं होगा। सन और मून को छोड़ के बाकी प्लेनेट्स का आपका स्टार्टिंग फ्रॉम आपका मार्स टू आपका, ये तो राहु केतु तो दोनों ही आपके वक्री रहते हैं हमेशा। हाँ, उनको तो छोड़ ही दीजिए। तो बाकी आपका मून, मरकरी, जुपिटर एंड सैटर्न, वीनस। मंगल रेट्रोग्रेड होगा तो साहस में कमी देगा। ओके। ऐसा व्यक्ति बोलेगा कि मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, मौका आने पे भाग लेगा वो। और मरकरी का एक मेन वन लाइनर इफेक्ट सर? मरकरी रेट्रो होगा तो आप समझ लीजिए, मैंने अक्सर देखा है कुछ एक आध उदाहरणों में छोड़कर, कि वो व्यक्ति हिसाब किताब में थोड़ा कच्चा होता है। ओके। अकाउंटेंसी में वो कच्चा होता है। वो अक्सर स्कूली लाइफ में उसको अर्थमेटिक में अच्छे नंबर नहीं मिलते। ओके सर। वीनस का क्या इफेक्ट होता है सर उसमें आने पे? वीनस का इफेक्ट मैं एक्चुअली बोलता नहीं हूँ जल्दी। वीनस का इफेक्ट अगर वीनस अगर रेट्रोग्रेड है जी सर, तो उस पे अगर फिर बुध शनि का भी कोई योग बन जाए तो वो सेक्सुअली वीक होता है ज्यादा। ओके सर। मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं जाती उसकी। ओके सर। अगर सप्तमेश भी रेट्रोग्रेड है तो विवाह ना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओ हाँ, सप्तमेश या आपका। ओके सर, ठीक है जी। तो जुपिटर जुपिटर के बारे में क्या कहना सर आपका? जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड है तो फिर वो ज्ञान की कमी का इंडिकेशन करता है, या फिर ये भी होता है कि वो जातक ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करता है, आखिर में अपने वक्रत्व को तोड़ते हुए फिर कुछ नए आयाम स्थापित कर दे, ये भी हो जाता है। अच्छा, दोनों ही तरफ जा सकती है आपकी वो बोल। हाँ, कमी भी कर सकता है और बंदा जो है बहुत ज्यादा रिसर्च माइंडेड भी हो सकता है। जिद में आ जाए। जी। क्योंकि वो बृहस्पति जो है बेसिकली जो है नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट होता है। जी सर। लेकिन बृहस्पति रेट्रोग्रेड होगा तो धर्म कर्म से आदमी मुंह मोड़ता है, क्योंकि फिर ओके। बात आ जाती है कि अपने कारकत्वों को बिगाड़ेगा वो। तो धर्म कर्म से तो क्या वो इसका इफेक्ट ये होगा कि लॉजिकल हो जाएगा, या मतलब लॉजिकल भी नहीं रहेगा और धर्म कर्म भी नहीं करेगा? हाँ, लॉजिकल वॉजिकल कुछ नहीं है। संतान संबंधी मामले में गड़बड़ होगी, धन संबंधी मामलों में गड़बड़ होगी, धर्म संबंधी, धन संबंधी, संतान संबंधी, आय संबंधी, सफलताओं से संबंधी, यानी बृहस्पति जिन चीजों का कारक है, जी। 2, 5, 9, 10, 11 5 भावों का बृहस्पति जो कारक बनता है भाव, जी। तो उन मामलों में थोड़ी गड़बड़ करते हैं। तो सैटर्न का क्या इफेक्ट रहेगा सर? सैटर्न तो कर्म से रिलेटेड समस्या जिंदगी भर रहेगी। हालांकि ऐसे लोग हैं, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, सरकारी नौकरी में है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल से पूछिए नौकरी कुछ नहीं। ओके सर। परेशान है जी, मतलब चल रही है बस जिंदगी? हाँ, बस चल रही है। पर्सनली आप पूछेंगे तो कहेंगे कि यार नहीं, वो बात नहीं है, वो मजा नहीं है। मतलब स्ट्रगल है, ऑफिस वर्क जॉब में लड़ाई है, पॉलिटिक्स है, इस तरह। सो इसमें आपका जो आपके रेट्रो रेट्रो प्लैनेट होते हैं, इनमें आपका प्लेसमेंट वाइज भी कुछ इफेक्ट पड़ता है सर? ये आपका सपोज जैसे आपका जुपिटर है, जुपिटर रेट्रो के आपका लगन में बैठ जाए। हाँ, तो लगन को बिगाड़ेगा। ओके सर। भाव में रेट्रो प्लैनेट बैठेगा, उस भाव को भी बैड इफेक्ट करेगा। मतलब अपने कारकत्व को भी खराब करेगा और उस पर्टिकुलर आपके भाव को भी खराब कर देगा। हाँ, अभी आप शांति से बैठे हुए और एक गलत मेंटेलिटी का आदमी आपके घर में आके बैठ गया, जी। उस शांति से जीने थोड़ी देगा आपको। फिर बिल्कुल सर। वो तो सुबह उठ के भोर में उठेगा, चाय की जगह बोलेगा अभी लस्सी चाहिए मेरे को।
जी जी। इस वक्त तो मैं ना लस्सी पीता हूँ, मैं चाय नहीं लस्सी पीता। पीता हूँ या ड्रिंक्स ही करता हूँ। सवेरे उठ के मुझे एक पैक सुबह ही चाहिए। जी। मतलब वो बेसिकली जो सेट रूल है, सेट रूल फॉलो नहीं करने हैं। जी जी सर। ये यहाँ एक चीज और है, देखिए रेट्रो रेट्रो उपायों से हमने जो बात शुरू की थी, रेट्रो प्लैनेट के उपाय भी काम नहीं करते थे। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली यही था कि अगर प्लेनेट रेट्रो है तो इसकी कोई रेमेडी है, इससे बचाव की या नहीं है? तो फिर वही बात है कि बड़ी मुश्किल है। जी कनेक्टिविटी अगर है तो फिर भी थोड़ा आपका रास्ता बनता है वह। जी जैसे मान लीजिए कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है जिसके नक्षत्र में है, तो वो वेल कनेक्टेड है, तो उस नक्षत्र लॉर्ड को पावर दे दोगे तो इसके वक्रत्व को कंट्रोल कर लेगा थोड़ा। ओके सर। ये बहुत महीन नुस्खा बता दिया मैंने। जी, इसमें हम क्या नेक्स्ट। करते हैं, जी वक्री प्लैनेट का रत्न पहनाते रहते हैं, जी लेकिन वो, जिसके जिसके नक्षत्र में उसको पावर दे दो, अगर वो नक्षत्र लॉर्ड अच्छे भावों का लॉर्ड है अगर। जी हाँ, इसमें अब अच्छे भावों के लोड से ना वो क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था। जैसे आपके पराशर में क्या है कि आपका 159, ये तो आपका यूनिवर्सल आपके हाउसेज हैं, और आपका जो रतन है आंख बंद करके पहन लो। नहीं, ऐसा नहीं है, बड़ा मुश्किल है इसको डिसाइड करना। आंख ओके बंद करके नहीं पहन सकते। जी यहाँ समस्या क्या है, अगर पाइपलाइन गलत हो गई है तो पंचमेश का रत्न भी धारण नहीं कर सकते। मान लीजिए ऐसे ग्रह के नक्षत्र में है जो अष्टम में बैठा हुआ है और अष्टमेश ही है या द्वादशेश है, जी अष्टम में बैठा है। पंचमेश अगर 8-12 के नक्षत्र में चला गया तो वो तो प्लेनेट तो फल देगा नक्षत्र के थ्रू। जी वहां पंचमेश का रत्न पहन सकते हैं। संतान संबंधी अगर समस्या है, जब तक वहां क्वेश्चन कर रहा है कि संतान से संबंधित मुझे समस्या हो रही है, जी वहां पहन सकते हैं इसको। लेकिन कनेक्टिविटी चूंकि 8-12 की बनी हुई है तो वो पहनाओगे तो वो उधर उसी उसी के थ्रू फलाफल करता रहेगा। तो दूसरे दूसरे रास्ते पे भेज देगा। हाँ शॉर्टकट। हाँ, उसी में जी करता रहेगा। लेकिन कभी कभी यहाँ स्थिति कुंडली पे डिपेंड करती है। जी पंचमेश का पहन सकते हैं, जी 8-12 के जो नक्षत्र में है उस नक्षत्र का डोनेशन कर सकते हैं। ओके। तो वो जो पाइपलाइन है उसको काट दिया आपने वो तो। एक्चुअली मैंने बहुत नोटिस किया है, ये तो इतना तो कोई देखता ही नहीं है ना सर, किसके नक्षत्र में है, किस हाउस की लॉर्डशिप है। बेसिकली यार आपका लगन लॉर्ड ये, पंचमेश ये, नवमेश ये, 3 रतन इकट्ठे पहन लो, इसका इसका मतलब आपका 159 ऑलवेज गुड फॉर यू। नहीं, वो जनरली गुड है, जी जनरली गुड है। अभी कल की क्लास नहीं, परसों की क्लास में वो यही बात पूछ रहा था, पंचमेश नवमेश तो अच्छा है। मैंने पंचमेश नवमेश बहुत अच्छा है, जी लेकिन नौकरी छुड़वा देगा आपकी। पंचम भाव से कनेक्टिविटी है तो काम नहीं मिलेगा। वो जिसको सिखा रहा हूँ उसकी बृहस्पति की महादशा, जी बृहस्पति पंचमेश को सिग्निफाई कर रहा सीधा, जी कर रहा था, अभी दशा बदल गई। जी तो मैंने बोला उसको बृहस्पति की महादशा में कर्म से संबंधित फलाफल तो अच्छे नहीं है। जी धन की समस्या नहीं हुई क्योंकि धनी परिवार से है, जी लेकिन खुद किसी कर्म में सफलता बहुत ज्यादा। क्योंकि पंचम से संबंधित फल मिलने थे उसको, तो वो पंचम से रिलेटेड कुछ कामों में रहा। अब यह जी 5-9 से संपर्क बन जाता है अगर, तो एक्चुअली क्या है, पंचमेश जो है प्रीवियस लाइफ है, नवमेश जो है भविष्य है। अगर इन जी दोनों से कनेक्ट बनता है तो ये नवमेश जो है धर्म स्थान है, पंचमेश जो इंटेलिजेंसी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको आसाराम बापू बना सकता है। जी आप बहुत बड़े ज्ञानी बन सकते हैं, बहुत बड़े बाबा बन सकते हैं। जी सर। इस लिहाज से शुभ है वो, लेकिन वहां पंचमेश नवमेश अच्छा होना जरूरी है। जो आपने बीच में मतलब आउट ऑफ टॉपिक है सर वो क्वेश्चन, हाँ आप 5-9 का जो रिलेशन बता देते हैं कि जो आपका इट्स नॉट गुड फॉर आपका प्रोफेशन और आपका कर्म भाव, वो उसकी उसकी क्या थ्योरी है सर ये? गुड फॉर, जो आप बता रहे थे कि 5-9 तो वैसे मतलब क्या बोलते हैं आपका नेचुरल बेनिफिक हाउस है, बट कर्म के लिए दोनों का रिलेशन कर्म के लिए खराब होता है। हाँ वो दशमेश से द्वादश है और पंचमेश जो है दशमेश से अष्टमेश है। ओके दसम भाव से भावात भाव के अनुसार 8-12 का संपर्क बन जा रहा है, ओके सर। तो दसम भाव को लॉस कर रहा है।
ओके। ये स्थिति पिता की मृत्यु भी इंडिकेट करती है। सो इसमें तो फिर आपका असेंडेंट वाइट भी तो आपका फिर डिफरेंस हो सकता है ना सर। जैसे अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, मेरे टोरस में आपका 9th और 10th लॉर्ड सेम है, सैटर्न। फिफ्थ हाउस में आपका प्लेस्ड हो गया है। तो इस कंडीशन में ये वाली थ्योरी एप्लीकेबल है सर कि आपका, क्योंकि इसके टोरस के लिए तो आपका सैटर्न को योग कारक बता देते हैं कि ये आपका योग कारक है। 5th हाउस में प्लेस हो गया मतलब मैं समझा नहीं। 9 मेष 10 मेष लगन में बैठा है। जी हाँ नहीं, 9 मेष 10 मेष आपका 5वें उसमें आपका कन्या राशि में प्लेस्ड हो गया है सर। अच्छा, शनि जो पंचम में है। हाँ, शनि पंचम में है। तो इस वाली कंडीशन में भी ये थ्योरी एप्लीकेबल होती है सर कि 9-5 का आपका रिलेशन बनता है। 9 मेष अपने से नवम भाव में चला गया तो धर्म के प्रति लगाव बढ़ा दिया आपका उसने। ओके ओके जी। ये धर्म के प्रति आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बना देता है। ओके ओके ओके। मतलब बेसिकली ये कि जो आपका जो था मुस्क वाला जो था, तो बेसिकली देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन फॉर पर्टिकुलर प्लेसमेंट। मुश्क वो उसको समझ में नहीं आया, बोला मुश्क क्या है सर। आपने पकड़ा सही, फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू। एक्चुअली क्या है, मैं जब मतलब जिसको भी सिखाता हूँ, जिसको भी बोलता हूँ, जो भी पूछते हैं क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ कि भाई जब जो सीख रहे हैं वो ये समझें कि जब मेष राशि की बात आ रही है तो उनके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मेष राशि क्या है जी। वो समस्या एक्चुअली क्या है, मैं चाहता हूँ बोलने में, भैया 3-4 साल 5 साल जब तक खुद पढ़ेंगे नहीं उसको अच्छे से, नहीं आएगा सर। आप ज्योतिष नहीं बन सकते, नहीं फलादेश आएगा। नहीं कर सकते, कितना मर्जी सिखा दूंगा, नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये तो मैं मतलब पर्सनली ना, अब मैं आपको दिखाऊं सर, मतलब ये देख रहे हो आप, ये नहीं आएगा। आप कितना भी इकट्ठा कर लो, कितना ही पढ़ लो, ये इसके लिए कम से कम 5 साल आपको अपने जो है पैर तुड़ाई, अपना दिमाग खराब, ये सब चीज करने पड़ेंगे। और वो भी ये कि 5 साल में अगर डिवोशन थोड़ा सा भी कम हो गया तो भी नहीं आएगा, इसलिए फ्रस्ट्रेट। आपने देखा होगा जब शुरू में सभी ज्यादातर व्यक्ति पामिस्ट्री पढ़ते हैं, जी किताबें पढ़ते हैं, तो उनको नहीं समझ में आता कि चौकोर हाथ क्या है, बिल्कुल बिल्कुल, कलाकार का हाथ क्या है, जी जी जी, 8,000 उंगलियां क्या होती है। उसको किताब में जो जो लिखा था उसको सब कुछ अपने ही हाथ में नजर आता है। गांठ तो मेरी उंगली में भी है। पर वो उसका जो रिजल्ट मैच नहीं कर रहा है। उसको समझ में नहीं आता कि, लेकिन फिर वो पढ़ते जैसे फिर एक समय ऐसी मास्टरी आ जाती है कि वो हाथ देख के समझ जाता है ये अग्नि तत्व का हाथ है। जी बिल्कुल मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि उंगली गांठे चौकोर और लंबी हथेली ही नहीं समझ में आती, हथेली अग्नि तत्व की है कि जल तत्व की, ये तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन जब पढ़ते हैं, जब स्टडी करते हैं, पढ़ते फिर आखिर में हाथ देख के समझ में आ जाता है कि ये अग्नि तत्व का हाथ है कि जल तत्व का हाथ है। जो पामिस्ट्री करते हैं, मैं पामिस्ट्री नहीं करता, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ ये बात जी। इसी तरह प्रैक्टिस करते करते जैसे ही हम किसी जातक को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये जातक किस ग्रह से प्रभावित है। सबसे पहले तो एक एस्ट्रोलॉजर्स के चेंबर में जब कोई जातक आता है तो एस्ट्रोलॉजर को फौरी तौर पे ये समझ में आ जाना चाहिए कि आने वाला जातक जो है किस ग्रह से प्रभावित है। बिल्कुल सर जी। राहु से प्रभावित जातक जो होगा वो आते ही ज्यादातर यही बोलेगा कि मुझे विश्वास नहीं है इन सब बातों में। शनि का जातक जो होगा वो आते ही दुख का इजहार करेगा, तो मर गए जी हम तो। जी बिल्कुल। शुक्र के जातक तो आ जाएगा तफरी करने आपके पास, मजा मारने, जी टाइम पास। मजा मारने का मतलब क्या, उसको देख के आपको लगेगा कि हाँ ये शुक्र का जातक है, स्किन कलर अच्छा खूबसूरत होगा, वेल ड्रेस्ड होगा, सजा धजा होगा, लेकिन उसको ज्योतिष पे भरोसा होगा। वो बोलेगा कि मेरा सब कुछ ठीक है, जरा सा फौरी परेशानी है, इसलिए मुझे किसी ने सजेस्ट किया तो मैं समय रहते आ गया आपके पास। ये की बातें शुक्र के जातक आपको करते मिल जाएंगे जी। बृहस्पति का जातक आपको जताने की कोशिश करेगा कि उसके पास आपसे ज्यादा ज्ञान है जी। जी सर, ये चीज जो आपको ऑब्जर्वेशन करनी होती है। ये जो आप बता रहे हैं, जो पहचान, ये पर्टिकुलर आपकी इंडिकेशन जो है,
ये इसका इफेक्ट आपके लगन पे होगा उसके, या कैसे, मतलब ओवरऑल? ओवरऑल उसकी हो सकता है दशा चल रही हो, और या फिर ओके। उसका फिगर जो होता है वो इंडिकेट कर देता है। मंगल का जातक का चौड़े कंधे, चौकटा चेहरा, जी। स्टाउट फिगर होगा, तो वहां समझ लेना होगा कि मंगल की दृष्टि इसकी कहीं ना कहीं लग्न या लग्नेश पे पड़ रही है। ओके। हाँ, मतलब नक्षत्र रोड हो या आपकी क्या, आपका एस्पेक्ट वाइज जैसे हाँ, भी है। ये बड़ा मुश्किल है जो प्रश्न आपने पूछा ना कि लगन क्या होगी उसकी। जी। जरूरी नहीं है कि लगन जो है कि लगन के अनुसार उस जातक का फीचर्स होगा, वो जी, जरूरी। मतलब स्ट्रॉन्ग प्लेनेट भी हो सकता है वो कुंडली का हाँ सबसे। हाँ, जी। मंगल की दृष्टि है तो हेल्थ अच्छी होगी। जी। सूर्य लगन में है तो गुस्से वाला होगा। जी। बृहस्पति लगन में है तो फिर वो तो जरा सा अगर ज्ञान हो गया उसको, फिर मुश्किल है आप उससे बात करें। हाँ, बृहस्पति का मैं अभी आज ही एक ऑफिस में ना अपने एक फ्रेंड के साथ डिस्कशन कर रहा था हाँ कि लोग कहते हैं कि बृहस्पति प्लेनेट बहुत अच्छा है, बट मैंने देखा है, मतलब एक दो अपने जान पहचान वालों की कुंडली में अगर थोड़ा सा भी वेल प्लेस्ड है, थोड़ा सा भी, बंदे में ना इतना इतना घमंड देता है वो, ईगो। ईगो, कि just जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, बाकी सब दुनिया घूमते हैं। हाँ उसको एक्चुअली मैं उसकी रेमेडी बता रहा था कि बृहस्पति की जो आपकी मेटल है गोल्ड है, और गोल्ड जो है ना, गोल्ड गोल्ड खुद अपने आप में जो है अहम का कारक है। जो दिखने वाला है, आपने आपने गले में जो है अपना चेन डाल रखी है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो दिख नहीं रही है। अगर आपने गोल्ड अपनी बॉडी पे दिखने वाला पहना हुआ है तो आप, एटीट्यूड आ जाता है आपके अंदर। आपकी मेंटली विद इन ए सेकंड पहनते के चेंज हो जाएगी। हाँ जो वाइफ आपको पूरे, मतलब पूरे टाइम कुछ नहीं कहेगी, कुछ नहीं बोलेगी, अगर आपको पार्टी में जाना, जिस दिन वो सज जाएगी, जिस दिन अपने नेकलेस, ये ईयर रिंग्स, अपनी नोज रिंग चेंज कर लेगी, हाथ में आपके कंगन सोने के डल जाएंगे, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में विद इन ए सेकंड चेंज आ जाएगा। मतलब ये इफेक्ट है उस मेटल का। वो मेटल में इतनी एनर्जी है कि आपका सोचने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर चेंज कर देती है। जैसे आपकी सिल्वर, सिल्वर जस्ट अपोजिट करती है। आप पहनना शुरू कर दो, सिल्वर को आप छिपाओगे, गोल्ड को आप दिखाओगे, ये नेचर है। अगर आपने चांदी की अंगूठी पहन रखी है ना, आप उसको छिपाते रहोगे कि यार देख ना ले, चांदी की अंगूठी पहन रखी है आपने, लोग के आपने कोई कंगा अपना कड़ा डाल रखा है या ब्रेसलेट डाल रखा है, वो नहीं दिखाओगे, आप उसको शर्ट के अंदर कर लोगे, यार ये कहेगा चांदी पहन रखी है। ये चांदी नहीं पहन रखी है, ये मून का इफेक्ट है, ये आपको इस टाइप की मेंटलिटी दे रहा है वो। मून शाइनेस भी देता है। हाँ जी। तो मैं उसको यही एक्सप्लेन कर रहा था आज। मैंने कहा यार, वो एक्चुअली इसको पन्ना पहनना था। मैंने कहा यार, तू पन्ना पहनना है तो ये गोल्ड है पहन, चांदी में तो वैसे भी उसके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है मून की, तो वहां इतना असर नहीं दिखाएगा जहाँ पे जो दिखावा रियल एस्टेट के बिजनेस में, मैंने कहा रियल एस्टेट में दिखावा चलता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे तो आप जो है गोल्ड में पहनो, अगर आप जो है थोड़ा सा भी, उनका शादी वादी की अंगूठियां हैं उनको जो अपना तुड़वाओ और अपना गोल्ड में पहनो, अगर नहीं पहन सकते वैसे। सही बात। जी। बृहस्पति जो है ईगो का मुख्य प्लेनेट। जी अभी बिल्कुल। आप कह देंगे कि बृहस्पति ईगो का प्लेनेट है तो कई लोग लड़ जाएंगे आपसे। वो कहेंगे ये तो ज्ञान का कारक है जी। हाँ, ये ज्ञान का कारक है, जी। ईगो कहाँ से ये ज्ञानी आदमी की ईगो नहीं होती। हाँ। अरे ज्ञानी आदमी में सबसे बड़ी ईगो होती है वो। ये एक गलत चीज है, ये गलत बात है जो कहते हैं ज्ञानी में ईगो नहीं होती। ज्ञानी के अंदर ईगो ऑटोमेटिक आएगी। ज्ञान 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 का नेक्स्ट स्टेप ही ईगो है। ज्ञान मेरा को, कहने का मतलब ये है कि जिसको कुछ नहीं आता उसकी बात मैं थोड़ी सुनूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग कहते हैं जो ना कि ज्ञानी विनम्र हो जाता है, लदा पेड़ झुक जाता है। अरे भैया, इंसान में और पेड़ में अंतर है, एक बेसिक नेचर का। हाँ, इसका 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 भी मैं ये बोलने वाला था कि जो झुकने वाली बात है ना, वो ज्ञान की और पराकाष्ठा है, वो लास्ट लिमिट है। जो आपने ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, उस ज्ञान के आपने नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट देख लिए, और तब उसके बाद आपने वेल रिसर्च करके कहा नहीं यार ये रास्ता सही नहीं है, घमंड वाला, ये रास्ता सही है। जब तक आप उस पे लास्ट वाले रास्ते पे नहीं पहुंचेंगे तब तक वो आपके अंदर, मतलब आप किसी एस्ट्रोलॉजर को देखिए ना सर, जो एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, और जुपिटर का कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा अगर आप पढ़ा रहे हैं। कुछ कहाँ 100% रिलेशन ठीक है सर। कोई भी टीचर आपको, जो समझदार टीचर है, जिसके अंदर टीचिंग कैपेसिटीज, टीचिंग क्वालिटीज हैं, वो ठीक से नहीं बात करेगा। ठीक से आपने आपने अपनी होमवर्क नहीं करके आए, अब कल से मत आना भाई क्लास में, कल से मत आना मेरी क्लास में अगर नहीं करके आ रहे होमवर्क। ये एक टीचिंग का सबसे पहला एटीट्यूड है। इसमें इसको क्या कहोगे आप?
अगर वो विनम्र होगा तो गया कोई बात नहीं यार, नहीं करा कोई बात नहीं, दोबारा बता दूंगा। नहीं नहीं, मैंने तो बहुत रेयर केस में मिलता है ऐसा। नहीं नहीं, मैंने तो जैसे मैं तो बोलता हूँ सीधे जी बिल्कुल। कि भैया मैं सिखा रहा हूँ, मिजाज मेरा सहना होगा तुमको, राइट सर। मैं तुम्हारा बिल्कुल मिजाज बिल्कुल नहीं सहूंगा, सीधी बिल्कुल 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 सर। मैं तो बोल देता हूँ सीधा। और मैं जब बोल रहा हूँ तो स्टडी करना होगा, स्टडी किए बगैर मेरे को बार बार बोलोगे सर ये क्या, तो फिर मैं उखड़ जाऊंगा। एक्चुअली लोगों के साथ दिक्कत ये है ना, मैंने कई सारी बुक्स में जो श्लोक हैं, ठीक है, या उनके जो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, मतलब मैंने अभी तक जितनी भी मैंने अब देखा है 80-85%, 90% तक मैच नहीं होते आज की कंडीशन में। नहीं होंगे ना, देश काल परिस्थिति के अनुसार फलादेश में अंतर आता है, जी समय में अंतर आता है। ज्योतिष की बुक का पहला रूल है, पहले पन्ने पे लिखा हुआ है कि ज्योतिष देश काल पात्र पे निर्भर करती है। बिल्कुल सर। आज फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो कहानी यहाँ बोलते हैं, यही फ्रीडम ऑफ स्पीच अब चाइना में नहीं बोल सकते। बिल्कुल सर। अनंत काल के लिए सलाखों के पीछे धकेल दिए जाओगे या गायब कर दिए जाओगे आप। बिल्कुल सर। आप वहाँ वो किंग जोंग का जो देश है, साउथ कोरिया ना, क्या नाम? नॉर्थ कोरिया सर। नॉर्थ कोरिया। आप जी वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच दिखाइए मुझे करके, जो अपने मिनिस्टर को मार दे रहा है जी विद इन आवर, 1 दिन के 2 दिन के अंदर। सो गया था सिर्फ मीटिंग में, इसलिए जी, डिफेंस मिनिस्टर जी, और उसका रिलेटिव फूफा सगा सगा फूफा। जी वहां आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करेंगे। जी तो ज्योतिष देश काल पात्र पे निर्भर करता है। कुछ लोग कहते हैं ज्योतिष अपनी नाकामियां छुपाने के लिए देश काल पात्र की बात करते हैं। भैया ये बात बोलने वाले को तो ज्ञान है ही नहीं, वो जी समझता ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ज्योतिष बहुत बृहत्तम विषय है। जी सर। ऑब्जर्वेशन करना, इसको समझना, इसको मनन करना, ये बड़ी गहराई वाली बात है। जी सर। ये कुछ ना 4 दिन की बात है और ना ही 2+2=4 वाली स्थिति है। जी सर। एक ही रूल दुनिया के 200 देशों में अलग अलग तरह से अप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल सर। वही शनि है, शनि इंडिया के लिए अमेरिका के लिए अलग थोड़ी है। जी सर। अलग नहीं है, सन सारे संसार के लिए एक ही है। बिल्कुल सर। लेकिन आप देख लो, यूएसए के लोग रत्न नहीं पहनते हैं ज्यादा, जी भारतवर्ष के लोग ज्यादा रत्न पहनते हैं। जी अब आप कहेंगे वहां का लोग क्यों नहीं पहनते, वो तो फिर सक्सेस है। जी पहन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पहन रहे हैं, लेकिन उस देश की स्थिति ऐसी होगी कि ज्यादा रत्नों की जरूरत नहीं पड़ती होगी। जी बिल्कुल सर। हमारे पश्चिम बंगाल में नॉर्मली मोती और गोमेद पहना देते हैं। जी बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहां का कोई ग्रह ज्यादा बिगड़ा हुआ है तो उस ग्रह का रत्न पहले पहना के फिर दूसरे रत्न पहनाते हैं। जी हालांकि इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी है, बड़ी खिचड़ी है। आप रत्नों की किताब पढ़ेंगे अगर, तो वहां कह रहे हैं कि आप एक हाथ में गर्म तासीर के, दूसरे हाथ में ठंडी तासीर के रत्न पहन लीजिए, तब जी तो आप 9 के 9 रत्न धारण कर लीजिए। बिल्कुल तो बिल्कुल ये सर। बेकार की कवायद है, बेकार की बात है, जिसका कोई सर पैर मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ये आपकी स्टोन रेमेडी हर किसी के बस का खेल नहीं है सर, ये इतना easy- रेमेडी सबके बस का खेल नहीं है। ऐसा है कि मैं प्रैक्टिकली, मैं तो कई लोगों को रेमेडी देता ही नहीं, बोल देता हूँ नहीं है रेमेडी, कुछ नहीं। जी वो कई लोग पूछते क्या करे, तो हरि कीर्तन करो और क्या करो। जी होना होगा तब ना बताएंगे, नहीं होना होगा तो कहाँ से बताएंगे। रेमेडी बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या है, ज्योतिष सिर्फ फलादेश का टूल नहीं है। जी सर। ज्योतिष जो है इस ब्रह्मांड को समझने का टूल है, अपने आप को समझने का टूल है, जी मन की शांति के लिए भी है, दूसरे की मन की शांति के लिए भी है। लेकिन ये तो सिर्फ फलादेश का गाना जो इतना बज गया है, बस प्रेडिक्शन दीजिए, प्रेडिक्शन सिखाइए। और वो पॉजिटिव प्रेडिक्शन जी। हाँ, प्रेडिक्शन दे दीजिए, प्रेडिक्शन सिखा दीजिए। जी सर। प्रेडिक्शन सिखाई नहीं जा सकती, ये बात समझा के हार गया हूं मैं कई बार, कि प्रेडिक्शन आप तभी कर पाओगे जब आप ऑब्जर्वेशन कर पाओगे चीजों को। बिल्कुल। अब कहते हैं आपने कर दिया, हम कैसे करें? अरे भाई मैंने कर दिया, मेरा 20-25 साल का खेल है इसमें, मैं 20-25 साल से इसमें नहा रहा हूं इस गंगा में। बिल्कुल 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 मेरे स्किल को आप नहीं ले सकते, वो स्किल पैदा करनी होगी आपको। बिल्कुल। आप जब मेष राशि की बात करते हैं तो आपको ये दिमाग में दिन एंड देयर आना होगा कि मेष राशि अग्नि राशि है, चर राशि है, उसमें ये फलाने फलाने नक्षत्र है।
बिल्कुल सर। ये चीज अगर आपके दिमाग में दिन देर नहीं आती है तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। जब तक टिप्स पे सब कुछ ना हो, बेसिक्स टिप्स पे ना हो, तो बहुत दिक्कत है सर। बहुत दिक्कत है। फिर वो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते ना, अगर बेसिक्स टिप्स पे नहीं है। इंटीग्रेट कैसे करोगे आपस में उनका, चर का, जल तत्व का, वायु तत्व का? बिल्कुल, ये तो मैं दिन हमें सबको दिन रात बल, आप एस्ट्रोलॉजर से, जी आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके टंग टिप पे होना चाहिए बहुत कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो फैक्ट है। कौन सा नक्षत्र किस राशि में पड़ता है, कितनी डिग्री तक पड़ता है। जी मैंने कई बार टेस्ट किया है ये सब चीजें। जी सर। से पूछा धनिष्ठा नक्षत्र कहाँ है, तो ऐसे ऐसे करने लगते हैं। जी तो बज गया बैंड वहां। बिल्कुल, कहां से बताएं। इतना इजी नहीं है सर ये। धनिष्ठा नक्षत्र 6 डिग्री 40 कला जी मकर राशि में और 6 डिग्री 40 कला कुंभ राशि में होता है। जी यानी 4 चरण होते हैं एक के, तो 2 जी चरण उसके मकर में और 2 चरण जो है उसके कुंभ में, जी धनिष्ठा के, जी सर। कल के नक्षत्र के। जी 23 डिग्री 20 कला के बाद धनिष्ठा शुरू हो जाता है मकर में, जी और 1 डिग्री से 6 डिग्री 40 कला तक कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र होता है। 30 डिग्री तक शतभिषा नक्षत्र होगा। 26 40 और 13 20 20 डिग्री, यानी 2 चरण मंगल के, 4 चरण शतभिषा के और 3 चरण पूर्वा भाद्रपद के मिलके आपके 4 3 7 2 9 चरण हो गए। एक राशि में 9 चरण पड़ते हैं। जी पूर्वा भाद्रपद का आखिरी चरण 3 डिग्री 20 कला जो है मीन राशि में चला गया। जी मीन राशि कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से आपको याद तो रहेगा, आपके दिमाग में तो आता है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि कितनी डिग्री से कौन सा नक्षत्र शुरू हो रहा है किस राशि। सर इतना आसान नहीं है इनको याद करना। मैं आप ये 27 नक्षत्रों के नाम याद रखने में ना, मतलब मुझे अपनी मरी हुई नानी याद आ गई है और मतलब वो हालात तब है जबकि स्नैपशॉट लेके मैं अपने मोबाइल में लेके घूमता हूँ उसे। वो आपका 3 3 का कॉम्बो, वैसे ऐसे मुझे याद है मतलब, लेकिन ये है कि वो बीच में 2 3 चीजें, 2 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे जाके कंफ्यूजन होता है, अच्छा यार इसके बाद क्या है। वो ऐसे मतलब पता चल जाता है कि हाँ अब तो काफी मतलब आपका 90% मुझे लर्न हो गए हैं 27 नाम। बट एक वो होता है ना टिप्स पे, नहीं यार ये है ये अभी तो 27 नाम याद नहीं हुए, तो डिग्री तो बहुत बात की बात है एक टिप्स मैं बताता हूं, सुनिए। जी सर, जी सर। सूर्य का पहला चरण एक राशि में, सूर्य के बाकी के 3 चरण हमेशा ही दूसरी राशि में मिलेंगे आपको। ओके सर। जी मंगल का नक्षत्र हमेशा ही 50-50 मिलेगा आपको, तीनों ही नक्षत्र। ओह ग्रेट। जी कैसे, अभी मैं साबित करता हूं। वो आपने मंगल उसका मकर और कुंभ का जो एग्जांपल दिया सर, बिल्कुल समझ। मृगशिरा, जी अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा। जी तो मृगशिरा के 2 चरण वृष राशि में और 2 चरण मिथुन राशि में। जी सर। मिथुन में फिर आर्द्रा के 4 चरण, 4 2 6, जी और फिर आर्द्रा के बाद पुनर्वसु के, जी इसमें 3 चरण, जी 4 3 7 9 चरण मिथुन में पूरे हो गए। जी बृहस्पति का आखिरी चरण फिर आपको कर्क राशि में मिलेगा। जी तो इसी तरह बृहस्पति का जो नक्षत्र है, ये तीनों बार उसका आखिरी चरण अगली राशि में और 3 चरण पिछली राशि में मिलेंगे। ओके ये फिक्स है, ओके सर। कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। जी जी आप देख लीजिए, कर्क राशि में बृहस्पति का आखिरी चरण, वृश्चिक राशि में बृहस्पति का आखिरी चरण जी 20 कला तक, और मीन राशि में भी बृहस्पति का आखिरी चरण 3 डिग्री 20 कला, एक ही चरण होता है तीनों में। सो बेसिकली जो बाकी नक्षत्र बचे वो सारे अपनी अपनी राशि में पूरा पड़ते हैं वो। हाँ जी बृहस्पति का पहला चरण जिस राशि में पड़ रहा है उस राशि में नक्षत्र कंप्लीट कर देते हैं, वही कंडमूल राशियां कहलाती हैं। जी जिस राशि में बृहस्पति का पहला चरण पड़ रहा है वही राशि का आखिरी, उसी राशि में आखिरी नक्षत्र जो है गंडमूल नक्षत्र कहलाता है। जी जैसे पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा, जी आश्लेषा पे कर्क राशि खत्म हो गई। जी वृश्चिक में आ जाइए,
जी विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ज्येष्ठा में वृश्चिक राशि खत्म हो गई। जी पूर्वा भाद्रपद का एक चरण मीन राशि में, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद रेवती का आखिरी चरण। जी बुध के तीनों नक्षत्र बन गए ना, मूल नक्षत्र। जी सर। अश्विनी का भी वही हाल है। जी अश्विनी, अब जैसे रेवती खत्म हुई, अश्विनी शुरू हुआ, जी पहला चरण अश्विनी का। जी अब जैसे ही ज्येष्ठा वृश्चिक राशि में खत्म हुई, मूला नक्षत्र शुरू हो गया, केतु शुरू हो, जी केतु का नक्षत्र धनु में। जी जैसे ही कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र खत्म हुआ, मघा शुरू हो गया। जी तो ये बुध और केतु का जो मिलन है, खत्म हुआ और जी केतु शुरू हुआ, ये एक्चुअली मिलन नहीं है, यहाँ जी से कटाव है बड़ा भयंकर। जी जल राशि खत्म होती है, अग्नि राशि शुरू हो जाती है। जल और अग्नि का मेल वाला स्थान है वो गंडमूल नक्षत्र का जो जी। वो इनिशियल पॉइंट बड़ा डेंजरस होता है वो। अगर आपका जो है मतलब लगन बहुत बहुत ज्यादा डिग्री का नहीं है तो बहुत खतरनाक है वो। उस पॉइंट पे जब अगर प्लेनेट क्रॉस कर रहा है उस पॉइंट पे आ जाए। आश्लेषा का आखिरी चरण की आखिरी डिग्री जी, और मघा का पहला चरण और शुरुआती डिग्री, यानी एकदम 0 डिग्री पे है वो, 10 कला 20 कला का है, तो वो तो फिर बड़ा माने क्रॉसिंग पे है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी गाड़ी आएगी मार के चली जाएगी उसको। जी सर। जी, इसीलिए गंडमूल नक्षत्र पे वीडियो है मेरा, देखिएगा। जी सर, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये याद रखने का तरीका मैंने बता दिया अभी आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी है, ये अच्छा है फंडा। हाँ। जी। चित्रा नक्षत्र के 2 चरण आपको मिलेंगे कन्या में, और बाकी के 2 चरण मिलेंगे आपको तुला में। और स्वाति नक्षत्र तुला में मिलेगा 4 चरण, और स्वाति के बाद आपका फिर आ गया वो विशाखा के 3 चरण तुला राशि में, और विशाखा का आखिरी चरण वृश्चिक में 3 डिग्री 20 कला, फिर वृश्चिक में अनुराधा नक्षत्र। जी, ये एक्सपीरियंस है सर। ये एक्चुअली एक्सपीरियंस है। जी जी, ये चीज मैं सबको कहता हूँ कि टंग टिप पे मालूम होना चाहिए आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ आपको सिर्फ नक्षत्र की डिग्री बता रहा हूं मैं, सबलॉट्स भी कितनी डिग्री पे वो भी बताया जा सकता है कि कौन सी डिग्री पे प्लेनेट है तो उसका सबलॉर्ड क्या होगा, वो भी आप बता दोगे। एक्चुअली सबलॉर्ड से याद आया, मैं 2-3 दिन से ना एक एक्सरसाइज कर रहा था सर। ये केपी पढ़ रहा था ना सर मैं। केपी समझने में मैं अभी अब हतोत्साहित नहीं करना चाहता, केपी समझने में 5-10 साल लग गया। नहीं वो तो हतोत्साहित में तो सर हतोत्साहित नहीं होता मैं तो पहले टारगेट टफ है। मैं तो बहुत पहले टारगेट फिक्स करके चल रहा हूँ कि ये 4-5 साल से पहले की एक्सरसाइज है ही नहीं, और मुझे इतनी जल्दी भी नहीं एक्चुअली। वो आपको पता ही है, मेरा टेम्परामेंट ऐसा है कि मैं एकदम फटाफट जो है डाइव किया फटाफट दूसरे किनारे वाला जाने वाला इंसान नहीं हूँ। नहीं होगा जी, नहीं होगा। बिल्कुल से बता। मैक्सिमम स्टूडेंट आए मेरे पास दूसरी जगह से सीखे हुए, जिनको बड़े आराम से मालूम है मैरिज 2-7-11, जी, नौकरी 2-6-10-11, जी, लेकिन 2-6-10-11 मिल नहीं रहा है कुंडली में। जी सर, 2-7-11 का कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं रहा है। जी, क्या करें? अच्छा, 2-7-11 का कॉम्बिनेशन मिल भी गया, शादी नहीं हो रही है, क्या करें? ये नहीं बता रहे हैं क्लासेस में लोग। और ये एडवांस जो बातें मैं बता रहा हूं, ये जरा सा बताता हूं तो बोलते अरे बाप रे, तो हमारे दिमाग में नहीं आया था। जैसे कि मैंने कहा उनको, जी, बड़ा नॉर्मल सी बात कि 2-7-11 को सिग्निफाई करता हुआ प्लेनेट अगर शनि और राहु से कनेक्ट कर जाएगा तो मैरिज में लेट कर देगा वो। जी, क्योंकि 2-7-11 को सिग्निफाई करते हुए प्लेनेट को मैरिज के कारकत्व वाले प्लेनेट से संपर्क बनना होगा ना। बिल्कुल सर। कारकों को समझना बड़ा जरूरी है। यहाँ कारकों के नाम पे तो अभी तेल निकल जाता है लोगों का। जी। बिल्कुल सर। मैंने बड़े बड़े ज्योतिषियों को देखा है कारकों के मामले में कंफ्यूज है। बृहस्पति द्वादश भाव का कारक है। कैसे भैया? मोक्ष देता है। द्वादश भाव का काल पुरुष की कुंडली से बृहस्पति द्वादश भाव मीन राशि है, इसलिए द्वादश भाव का कारक। अरे भैया भाव लोड है, वो राशि लोड है। एक ने ऐसा किया था। जी। वो लिख रहा है 2-5-9-12 का कारक है बृहस्पति। तो मैंने क्वेश्चन किया उसको कि 9 का तो बना, 5 का भी बना कारक, मुझे मालूम है 5 का कारक है, द्वितीय भाव का भी बृहस्पति कारक है, लेकिन द्वादश का कारक कैसे बन गया? बोला सर मीन राशि है द्वादश की, वहां ज्योतिष है, ज्योतिषाचार्य है जी, मीन राशि है द्वादश की।
इसलिए कारक है। नवम की मीन राशि है, मैंने कहा नवम की धनु धन, राशि है, जी जी। बृहस्पति की राशि है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। 2-5 में क्या है? 2-5 का कारक कैसे बन गया? तब लॉजिक दोनों तरफ आधा आधा है इनका। जी जी फिर सबसे बड़ी समस्या जब जेमिनी कारक को मिक्सअप कर दे रहे हैं। जी जी जेमिनी कारक हैव नथिंग टू डू विद दिस भाव कारक। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जेमिनी कारक्स का इन भाव कारकों से कोई मतलब नहीं है। जेमिनी कारक्स जो बन रहे हैं वो डिग्री वाइज बनते हैं, जी उनका इनसे कोई मतलब नहीं। ये आपके लिए प्लस है कि बृहस्पति पुत्र कारक बन जाए जेमिनी कारक के अनुसार, तो ये जी। फिर सोने पे सुहागा वाली स्थिति है। जी। तो क्या बोल रहा था मैं, कहाँ अटके हुए थे? वो उस पे कारक पे हाँ, कारकों पे देखिए कंफ्यूजन है इतनी भयंकर जी जी कि दोनों को गड़मड़ कर दे रहे हैं, और बड़े अच्छे अच्छे ज्ञानी गड़मड़ कर रहे हैं इसको। यहाँ सेपरेशन करना जरूरी है कि जेमिनी कारक अलग चीज है, जी भावों के कारक जो अलग हैं, और फिर ग्रहों का अपना एक अलग कारकत्व है जो चीजों पे है। जी। अगर इनको एक कारक समझ नहीं आएगा तो उसमें जो आपका मेन फॉर्मूला है कि आपका ये कारक को श्लोक है संस्कृत वाला, कारक को भावनाशाय वाला, अगर वो नहीं अगर इनको कारक ही नहीं पता तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे? ऐसे तो फिर वो सेकंड में, अगर किसी के सेकंड में जुपिटर बैठ जाए कहेंगे तो बड़ा अच्छा धंधा है, जो कि वहां पे उसमें बैठ के तो उसने अपना क्या बोलते हैं कारक के हिसाब से उस भाव को खत्म कर देना। समस्या जी, तो बड़ी समस्या है, समस्या बहुत है ज्योतिष में अभी। एक्चुअली ये ना लोग पढ़ना नहीं चाहते सर, और जबकि ये मतलब वैसे मैं बताऊं मतलब अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशन इतना डीप सब्जेक्ट है कि आप एक बार पढ़ने बैठ जाओ ना तो हर टॉपिक पे हर पेज पे ना आंख खुलती है, अच्छा अरे यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, अच्छा ये भी है। लेकिन स्टडी नहीं करना चाहते हैं। प्रेडिक्शन फेलियर का जी। सबसे मेन कारण यही है कि स्टडी नहीं करते। नहीं, तो ये जो छूटते ही जो समझ में आता है, देखते ही जो बताया जा रहा है, जी। ये बहुत सा अनुभव पे निर्भर करता है, आपको ऑब्जर्वेशन। मैं उस व्यक्ति को देख नहीं रहा, तो टेलीफोन कंसल्टेशन है, टेलीफोन कंसल्टेशन तो और डेंजर है गुरु। बिल्कुल बिल्कुल सर, आधी चीजें तो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाती है इंसान की। जी बिल्कुल, हाँ, ट्रू, वेरी ट्रू। जी, आधी से ज्यादा चीजें तो आदमी सामने आकर बैठा तो प्रेडिक्शन आधी वहां निकल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल टेलीफोन पे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ आवाज सुन रहा हूँ सामने वाले, फैक्ट है सर ये, सिर्फ आवाज सुन रहा हूँ। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि आवाज सुनते भी कई बार कह देता हूँ कि भाई मेडिटेशन करो जाके आप पे, जी क्योंकि हड़बड़ाहट बहुत ज्यादा है आपके, जी कंसंट्रेशन की कमी है, इसको मेडिटेट करो आप। जी। तो ये चीजें हैं एक्चुअली इस पे प्रिडिक्शन वाला जो आपको जल्दबाजी होती है ना, इस पे मुझे किसी एक बहुत ही समझदार इंसान ने एक टिप्स भी दी थी सर। हाँ, हाँ। और मुझे बड़ी लॉजिकल भी लगी वो। सो उन्होंने कहा कि लोग ज्योतिष सीखना शुरू कर देते हैं और प्रिडिक्शन का पेट में दर्द होने लगता है, उसको बताओ, इसको बताओ, इवेंट बताओ, ये टाइम है जी। तो कहते हैं कि मतलब अगर आपको देखना नहीं आता है कोई इवेंट, कुंडली में सर्च मत करो उसे। अगर आपको शादी प्रिडिक्ट करनी नहीं आती है तो मत छेड़ो शादी के लिए आप उस कुंडली को। लॉजिक जो उन्होंने मुझे बताया मतलब मुझे अपीलिंग भी लगा कि जब आप जो है शादी के लिए आप जो है कुंडली देखते हैं और शादी का आपको पता ही नहीं है आपको किस भाव से देखना है, कौन कारक है, किसकी दशा में हो सकती है, जो भी मतलब आपके शादी के जो कॉम्बिनेशन है आपको पता ही नहीं है, 2-4-5 कॉम्बिनेशन आपको पता है और एप्लीकेशन नहीं पता है तो भी अधूरा ज्ञान है, छेड़ो मत, मना कर दो, नहीं आती जी मुझे शादी प्रिडिक्ट करनी। हाँ, कह रहे इसका सबसे बैड इफेक्ट जो आप सीख रहे हो ना वो वहां पे आपको अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि इफेक्ट कब दिखता है? इफेक्ट करंट, छोटा मोटा करंट तो पता नहीं चलता ना इंसान को, वो करंट तब पता चलता है जब 440 का लगता है, हायर करंट लगा। कह रहे आप कुंडली देखोगे 7th में जो है राहु बैठा है, आपको अरे यार ये तो राहु की वजह से गड़बड़ हो रही है, ये तो डिले कर रहा है, जबकि उसके अलावा जो मेन कॉम्बिनेशन कुछ और हो सकता है। 7th में बैठ के राहु हर बार डिले नहीं कर सकता, हो सकता है वो आपका किसी अच्छे नक्षत्र में बैठा हो, क्योंकि 12 प्लेसमेंट है ना आपकी सर डिग्री वाइज, उसके साइन वाइज, ठीक है, और 27 प्लेसमेंट फिर नक्षत्र वाइज है राहु की, तो उसके हिसाब से अगर आप जो है वो कैलकुलेट करना नहीं आता है तो मत छेड़ो। आपने राहु को कह दिया कि राहु खराब है यार, राहु नहीं होने दे रहा, भैया उसकी कुंडली में राहु खराब नहीं था, कोई दूसरा कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से शादी नहीं हो रही है, लेकिन आपने राहु के अगेंस्ट नेगेटिव बोल के राहु से आपने पंगा ले लिया, उसको कुछ नहीं कहेगा राहु, उसका तो सही बैठा है,
लेकिन आपने राहु को नेगेटिव बोल दिया, तो राहु का इफेक्ट आपकी कुंडली में दिखेगा। जो आदमी चोर नहीं है, आप उसे चोर बोल लोगे तो उसने तो रिएक्ट करना ही करना है ना। जैसे मंगल देखते ही मंगल की वजह से शादी नहीं हो रही। हाँ। अरे भैया, मंगल डिले नहीं करवाता है मैरिज में। सबसे पहले तो ये समझना होगा मंगल का नेचर क्या है। मंगल तो डिले नहीं करवाता है मैरिज में ना जी। मंगल मैरिज डिले का कारण नहीं है। मंगल भारतवर्ष में मैरिज डिले का कारण बन जाता है। आ गई वो बात देश काल पात्र वाली जी। कि मंगल देखते ही विवाह नहीं करना है भैया इसके साथ। जी। ये भारतवर्ष की समस्या है, ये मंगल की समस्या नहीं है। बिल्कुल सर। नहीं, वो लॉजिक मुझे अपीलिंग लगा कि अगर आप इवेंट नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, आप किसी प्लेनेट को जो है ना वो मत करो, आप उसके अगेंस्ट मत बोलोगे इसकी वजह से ये गड़बड़ हो रहा है, आपकी नौकरी नहीं लग रही यार, ये तो शनि की वजह से गड़बड़ है। शनि या हम लोग पर्टिकुलर, मैं इतने साल गुजार देने के बाद भी मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, हटा देता हूँ, ना कर देता हूँ कि मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं मालूम, मैं इसको ये क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूँ आपका, आप और देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये मुझे सही लगा उनका वैसे लॉजिक, मतलब मुझे नहीं पता प्रैक्टिकली, मुझे नहीं पता, बट मुझे एक वो कह लो कि नहीं, प्रैक्टिकली उन्होंने बात सही कही। हम जो उपाय बताते हैं ना, जी जी, हम जब शनि का उपाय बताते हैं, मंगल का बताते हैं, तो हमें ग्रहों से क्षमा मांगनी चाहिए। बिल्कुल। पूजा करते वक्त ग्रहों से क्षमा मांगनी चाहिए, अपनी कुंडली भी मजबूत होनी चाहिए, वरना आप जिस ग्रह का उपाय बता रहे हैं उस ग्रह का बैड इफेक्ट आपकी लाइफ में धक्का मारेगा। हाँ, इस पे